ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन बना चुनावी सभा। बसपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2017 में जुटने का दिया संदेश। बसपा के पूर्व मंत्री अजयशील गौतम से ग्रामीणों ने कर दी हाथापाई। पीड़ित ने मंत्री पर धोखाधड़ी और रुपए हड़पने के लगाए आरोप। नाला भैरों की 7 दुकानों के तोड़े जाने से दुकानदार परेशान। पीड़ितों ने नगर आयुक्त से कहा निगम ने की थी आवंटित। और धर्म के आधार पर जनगणना बनी हिंदुवादी संगठनों के लिए मसाला। शिवसेना ने किया ऐलान, 5 बच्चे जन्मने वाले दंपत्ति को मिलेंगे 5 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार से। अचानक से चुनावी सभा में तब्दील हो गया बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, जहां बोलते हुए बसपा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से मिशन 2017 को अपना एकमात्र लक्ष्य बताया। इस दौरान वो गैर बसपाई दलों पर भी जमकर बरसे, जिन्होंने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीएसपी ने अपने आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया, जहां पर पार्टी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में बसपाइयों ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाते हुए विधानसभा चुनाव में अभी से जुट जाने की अपील की। सम्मेलन के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आगरा और अलीगढ़ मंडल के जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ और सुनील कुमार चित्तौड़ ने जब माइक संभाला तो पिछले चुनाव में हुई गलतियों से सबक लेते हुए अगले लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करने की अपील की। इस दौरान बसपा नेता अपने विपक्षियों पर जमकर बरसे और उनके खिलाफ जमकर आग उगली। लेकिन आम जनता को कोई सुख सुविधा नहीं दे पाए। ये लोग टाटा बिरला, डालमिया, गोदरेज, अंबानी और अंडानी जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनके साथ इनकी दोस्ती है, उन्हीं के साथ रहकर बिजनेस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चुनाव से सरकार बनती है और ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें बड़े संघर्ष के बाद देने का काम किया है। हमें चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय से अपनी निगाह को, अपने मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें ये सोच करके अपने वोट के इस्तेमाल को जाया नहीं करना चाहिए कि हमारे एक वोट से कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, एक वोट से आप अपने गांव का प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, आदरणीय बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिराने का काम किया। वो एक वोट आपकी ताकत थी साथियों, वो एक वोट आपकी ताकत थी। मैं साथियों मोदी जी के बारे में या मुलायम सिंह जी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूं। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति अपनी मानसिकता नहीं बदल सकता है, जो व्यक्ति अपनी मानसिकता नहीं बदल सकता है, वो किसी भी बदलाव का वाहक नहीं बन सकता। शमशाबाद क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में यूं तो पार्टी के अन्य विधानसभाओं के चुने विधायक नदारद दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली, जिसे देख पार्टी के बड़े नेताओं की बाछें खिल उठी, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का खूब उत्साह बढ़ाया और कार्यक्रम के संयोजक पंडित उमेश सेठिया को बधाई दी, जिनके अथक प्रयासों से कार्यकर्ताओं की भीड़ से पूरा क्षेत्र भर गया। इस सम्मेलन में पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय के अलावा पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सहित कई स्थानीय आला नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने अभी से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। बसपा के पूर्व राज्य मंत्री अजयशील गौतम पर एक युवक ने किया अचानक से हमला, जिसने पूर्व मंत्री पर धोखाधड़ी और रुपए हड़पने के आरोप लगाए हैं। घटना शमशाबाद क्षेत्र में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन से लौटते वक्त की है, जहां बसपा नेता के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि गुस्साए युवक के साथ आए लोगों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। शमशाबाद क्षेत्र में संपन्न हुए बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के ऊपर अचानक हमला बोल दिया गया, जिसमें लाठी डंडों और पत्थर का प्रयोग करते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजयशील गौतम की गाड़ी तक तोड़ दी गई। दरअसल सम्मेलन के समाप्त होने पर जैसे ही बसपा नेता अजयशील गौतम अपनी गाड़ी में सवार होकर निकले, कुछ लोगों के साथ एक युवक ने उन पर हमला बोल दिया। गुस्साए युवक ने मंत्री से हाथापाई तक कर दी और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए
8 लाख रुपए हड़पने की बात कही। शासन में मंत्री थे साहब। हाँ, कौन? ये अजय शील गौतम। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरी जान पहचान इनसे हुई। हाँ। मुझसे कहने लगे बेटा चिंता मत करो, तेरा काम कराऊंगा पुलिस में। पुलिस में जो बहन जी के साधन में 41,000 भर्ती द्वारा निकली वो कैंसिल कर दी। उन्होंने पैसा कह दिया कि आपकी भर्ती निकलेगी फिर करवा दूंगा। कितने पैसे? 4 लाख रुपए पहले लिए थे साहब। मैंने भी कर्जा लेके मैंने पैसा दिया। मेरा ट्रैक्टर खुद का बिक गया। 4 लाख फिर इस शासन में लिया कि मेरे सिपाल से संबंध है, मैं कराऊंगा। कई बार इन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मैं लखनऊ से जा रहा हूँ, साथ से पैसे लौटा के ला रहा हूँ, मगर इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। अब मैं इतना परेशान हूँ साहब, मरने तक नौबत है। कितने में सौदा हुआ था पूरा? नौकरी कितने पैसे तो मैंने 8 लाख रुपए लिए साहब। सौदा कितने में वापस नहीं करने के? सौदा इनसे मेरा 8.5 में हुआ था। 8,500 SI की भर्ती कह रहे थे। SI की भर्ती कह रहे थे, SI की मैं करवा दूंगा पुलिस में होते। दरअसल ये युवक शमशाबाद क्षेत्र के ही लहरा गांव के रहने वाला था, जिससे पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई, लेकिन ना तो उसका काम हुआ और ना ही पैसे वापस किए गए। बंटी ने बताया कि उसने ट्रैक्टर बेचकर नौकरी के लिए रकम अदा की थी, लेकिन धोखा मिलने से वो मरने और मारने के लिए मजबूर हो गया है। जबकि अजय शील गौतम को बसपा शासन में ललित कला अकेडमी के चेयरमैन बनाते हुए बहन जी ने राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजा था और बाद में वो पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर भी रहे थे। इस घटना से बसपा कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया, जिन्होंने बामुश्किल ठगी के आरोपी मंत्री को वहां से निकाला। पंडित उमेश सैथिया होंगे फतेहाबाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार चित्तौड़ ने जिनके नाम की घोषणा कर दी। पार्टी नेताओं ने आगरा उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों के भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि इन दोनों हाई प्रोफाइल सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बसपा में ब्राह्मण नेता के रूप में उभर कर आए पंडित उमेश सैथिया के नाम पर बसपा मुखिया की नजरें इनायत हो गई, जिन्हें शमशाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ने का आशीर्वाद मिल गया। पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार चित्तौड़ ने जिनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। प्रदेश पर आगामी विधानसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पंडित उमेश सैथिया जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया। क्यों किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार चल रही है उसकी जंगल राज की जो नीति है, गुंडागर्दी को संरक्षण देने की जो नीति है, विकास और कानून का राज काम करके उन्होंने अपनी पार्टी के अपने जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पूर्ण रूप से संरक्षण दे रखा है। वो खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, भूख कशोट कर रहे हैं। विकास के नाम पर जितनी भी योजनाएं बन रही है वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। विकास का पूरा पैसा सैफई परिवार अपनी जेबों में भरे हुए हैं। इससे जनता त्रस्त है, परेशान है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। सैथिया के नाम का ऐलान होते ही सम्मेलन में नारेबाजी शुरू हो गई और उनके समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद कर जमकर खुशियां मनाई। इस मौके पर बोलते हुए पंडित उमेश सैथिया ने पार्टीजनों को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की उम्मीदों पर खरा उतरने की वो पूरी कोशिश करेंगे। जी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं इस फतेहाबाद विधानसभा में बखूबी से उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करते हुए अर्जुन की जैसे मछली पर आंख थी, इसी तरह से मैं अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए और बहन जी की झोली में इस सीट को डालने का काम करूंगा। देखो, मेरे लिए पूरा बिल्कुल नया क्षेत्र नहीं है। मैं पूरे जिले में करीब 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ, चाहे वो वहा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे मतलब आपका फतेहपुर सीकरी हो, चाहे एतमादपुर हो। मैं पूरे जिले में मेरा आना जाना 15 वर्षों से। हालांकि कार्यक्रम का संयोजक बनाए जाते वक्त ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि सैथिया का कद बढ़ने वाला है। इस उपलब्धि में बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय की भी अहम भूमिका है, जिनकी पत्नी के लोकसभा चुनाव के दौरान उमेश सैथिया ने जी तोड़ मेहनत की थी। बसपा के प्रति उनकी निष्ठा और पार्टी के लिए काम करने के जज्बे का सम्मान करते हुए नीले खेमे ने उनके कंधों पर विधानसभा फतेह करने का जिम्मा सौंपा है, जिसको लेकर सैथिया से लेकर क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर है। रक्षाबंधन के पावन पर्व के मौके पर भारत सरकार के मंत्री एवं पदाधिकारी देंगे गरीब बहनों के जीवन सुरक्षा बीमा की धनराशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिसकी घोषणा होने के बाद आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने खानदानी क्षेत्र में जिसकी शुरुआत अपनी जेब से पैसे देकर की।
रक्षाबंधन के पावन पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब महिलाओं के कल्याण के लिए सुरक्षा बंधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एवं पदाधिकारी अपने शहर की महिला बहनों से रक्षा सूत्र बांधने के बाद उस बहन के खाते में जीवन सुरक्षा बीमा की धनराशि जमा करेंगे। इस योजना की शुरुआत शहर में गुरुवार को आगरा के सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने खंडारी क्षेत्र की मलिन बस्ती में जाकर की। डॉक्टर कठेरिया ने सुरक्षा बंधन योजना की शुरुआत अपनी जेब से नगद धनराशि बहनों के खाते में जमा की। भाई मोदी जी ने गरीबों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रक्षाबंधन पर पूरे देश में सभी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध करके और रक्षा की गारंटी लेती हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और बैंक के सभी अधिकारियों से भी अपील की है कि गरीब हर बहन का बीमा, सुरक्षा बीमा की जो व्यवस्था है और वो 12 रुपया साल का है, 1 रुपया महीने। तो हम लोग अपनी तरफ से 12 रुपया जमा कर रहे हैं और 12 रुपया के आधार पर जिनका बीमा हो जाएगा उनको कभी भी कोई बात हुई 1 साल में तो उन्हें 2 लाख रुपया मुफ्त में उनके परिवार के किसी भी जिसको वो नामित करेंगी उनको वो पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए। आगरा को स्मार्ट सिटी में शामिल कराने के लिए आगरा नगर निगम पूरी तरह से जुटा है, जिसे लेकर सचिव शहरी विकास की बैठक में भाग लेकर आगरा आए नगर आयुक्त ने सकारात्मक संकेत दिए हैं कि आगरा को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जा सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार आगरा सहित अन्य 13 शहरों के लिए कंसल्टेंट के लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, जो आगे की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए सलाह देंगे। आगरा अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, तो वहीं ताजमहल की खूबसूरती पूरी दुनिया में मोहब्बत के लिए जानी जाती है। आगरा को स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार से लेकर आगरा नगर निगम भी जी तोड़ मेहनत करने में जुटा है, ताकि पहले चरण में चुने जाने वाले 20 शहरों में आगरा का नाम भी शामिल हो सके। बुधवार को लखनऊ में सचिव शहरी विकास के यहाँ हुई उत्तर प्रदेश के 13 नगर निगम की बैठक से हिस्सा लेकर वापस आए नगर आयुक्त का कहना था कि आगरा नगर निगम 13 शहरों में शामिल है और जल्द ही प्रदेश सरकार सभी शहरों के लिए कंसल्टेंट का चुनाव करने जा रही है, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आगरा का नाम चुने जाने वाले स्मार्ट सिटी में शामिल हो सके। बनाने के लिए टेंडर फ्लोट करने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट का फाइनलाइजेशन करने के लिए बैठक थी और टेंडर डॉक्यूमेंट के फाइनलाइजेशन की बैठक हो गई। उसकी शर्तें इत्यादि और डॉक्यूमेंट्स तैयार होकर अंतिम रूप दे दिया गया उसको। अब उत्तर प्रदेश शासन की ओर से टेंडर आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें कंसल्टेंट्स फर्म्स जो हैं वो प्रतिभाग करेंगी और उसके आधार पर जो कंसल्टेंट फर्म चयनित होगी वो संबंधित शहर का स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार करेगी। तो ये कार्रवाई 15 सितंबर तक होनी वांछनीय है। 15 सितंबर तक टेंडर डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर जिस कमेटी का जिस कंसल्टेंट का चयन होगा वो फिर आगे आने वाले 90 दिनों के अंदर वो स्मार्ट सिटी प्रपोजल का प्लान तैयार करेगा और फिर वो प्लान भारत सरकार को भेजा जाएगा। उसके आधार पर अगले चरण की कार्रवाई स्मार्ट सिटी के संबंध में संपन्न होगी। नगर आयुक्त का कहना था कि मुकाबला काफी बड़ा है और चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। आगरा नगर निगम की कोशिश रहेगी कि अगर आगरा पहले चरण में शामिल ना हो सके तो वो दूसरे चरण में शामिल हो सके, इसके लिए सभी जुटे हैं। अब पूरे देश के स्तर पर जिसके प्रपोजल सबसे बेहतर होंगे उन शहरों का चयन किया जाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आगरा नगर निगम का प्रपोजल इतना बेहतर रहे कि वो उसका चयन पहले चरण के लिए हो जाए। अगर पहले चरण में नहीं होगा तो फिर अगले चरण के लिए हमें प्रयास करना होगा। और इस प्रकार से चूँकि 5 वर्ष में हर वर्ष लगभग 20 शहरों का चयन किया जाना है और इस प्रकार से कुल 5 सालों के अंतर्गत 100 शहरों का चयन किया जाना है। तो अगर पहले चरण में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो दूसरे चरण के लिए संघर्ष करना होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नगर निगम पहले चरण में उसको प्रतिष्ठित करे। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में आगरा नगर निगम 2 प्रतियोगिता में अपने शहर का नाम रोशन कर चुका है, जबकि साल 2007 में हुए सबसे खूबसूरत इमारत का तमगा भी आगरा में ताज को मिला था।
जिसके बाद अब शहरवासियों को उम्मीद है कि आगरा एक बार फिर अपनी इसी कोशिश को सार्थक करते हुए आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने में सफल होगा। दिल्ली से पेशी पर लाए गए युवक को शॉपिंग कराना आगरा पुलिस को पड़ा भारी, जिसमें संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि दिल्ली आए पुलिस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को पत्र लिखने की बात कही गई है। आगरा के एक शोरूम में शॉपिंग कर रहे इन श्रीमान का दिल्ली में आपराधिक इतिहास है, जिसके तार आगरा से जुड़े हैं। इसी संबंध में दिल्ली पुलिस आगरा में पेशी पर लाई थी, लेकिन अपराधियों और पुलिस की साठगांठ का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जिस व्यक्ति को जेल या अदालत के अलावा कहीं और जाने की अनुमति नहीं है, वो खुलेआम शोरूम में शॉपिंग कर रहा है। और खास बात यह है कि पुलिस स्टाफ भी उसके साथ साथ उसका अटेंडेंट बनकर घूम रहा है। इस मामले में खास बात यह रही कि आगरा पुलिस इस करतूत में शामिल है, जिसकी जानकारी मिलने पर कप्तान साहब ने 5 लोगों के निलंबन के आदेश दिए, जबकि दिल्ली के स्टाफ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर को पत्र लिखकर उसकी कारगुजारियों से वाकिफ कराया गया। नाला भैरों पर बनी 7 दुकानों को तोड़े जाने से नाराज दुकानदारों के परिवारों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। पीड़ितों का तर्क था कि नगर निगम ने सालों पहले उन्हें ये दुकानें आवंटित की थी, जिन्हें बिना पूर्व सूचना के तोड़ दिया गया। मुलाकात करने आए दुकानदारों से नगर आयुक्त ने जाँच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। आगरा नगर निगम की पुरानी कमियां नगर निगम के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। ऐसा उस वक्त देखने को मिला जब नाला भैरों पर बनी 7 दुकानों को महाबली ने अभियान के दौरान ध्वस्त कर दिया। नगर आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे पीड़ितों का दावा है कि ये दुकानें नगर निगम ने उन्हें सन 1976 में शाह आयोग के आदेश पर आवंटित की थी। हालांकि उन्होंने माना कि कच्ची दुकानें थी, जिन्हें बाद में पक्का कर लिया गया था और बतौर जुर्माना उन्होंने निगम में जुर्माना भी भरा था। लेकिन इस बार अभियान के दौरान सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। दुकानें सन 76 में आवंटित हुई थी शाह आयोग के कहने से। उस समय हमको ये दुकानें दी गई थी जब ये कहा गया था कि आपको पंजाब बैंक के बराबर में समतल जमीन पर जमीन अलॉटमेंट हुआ था। उस अलॉटमेंट के आधार पर हमको दुकानें यहाँ आवंटित हो गई। हम लोग यहाँ दुकान बनाने लगे तो रोलर फ्लोर मिल ने स्टे ला करके हमारी दुकानों को रुकवा दिया। तो नगर निगम ने ये कहा कि हम आपको इस पर प्लेटफार्म बनवा के देते हैं, आप यहाँ बना लीजिए दुकानें। जब हमने यहाँ दुकानें बनाई तो हमने इनकी शर्तों के अनुसार जैसे उन्होंने कहा उसी हिसाब से अपनी दुकानें बना ली। हमारी दुकानों में 78 में आग लग गई। तो इन्होंने ये कहा कि भाई अब आपकी दुकानें आग लग गई हैं और आप पक्की बना रहे हैं। तो हमने पक्की दुकानें बनाई। तो हमको यहाँ पर जुर्माना लगाया, 200 रुपये जुर्माना दिया और इनका जो रुपया था वो सब दिया। हमारी कल की तारीख में दुकानें तोड़ी गई हैं और अब हमसे फरियाद करना है, हमें दोबारा बसाई हैं, जबकि लीगल हमको तोड़ा जाना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तोड़ा। किस तरह का आश्वासन मिला है? कुल कितनी दुकानें? अभी फिलहाल कोई आश्वासन नहीं मिला। 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते बाद आप आइएगा और आपको मतलब ये आपकी सुनवाई होगी। ये नगर आयुक्त साहब ने हमको मशवरा दिया है। कुल कितनी दुकानें? कुल दुकानें थी 7। मामले में मुलाकात करने आए पीड़ितों को नगर आयुक्त ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। नगर आयुक्त का कहना था कि उप नगर आयुक्त अनिल कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया है। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। दुकानदार इस आशय से आए थे कि उनको नाले की पटरी पर पूर्व में नगर निगम के द्वारा रसीदें काटकर आवंटन किया गया था और उन्हें अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है। तो उनका ये कहना था कि हमारे लिए कोई वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कर दी जाए ताकि हमारी रोजी रोटी का सहारा हो जाए। उनकी मांग का परीक्षण करने के लिए उप नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है उनके द्वारा। आपको बता दें कि नगर आयुक्त पहले ही दावा कर चुके हैं कि नालों पर हुए निर्माणों के एवज में मिलने वाले किराए की रसीद से उस निर्माण का स्वामित्व निर्धारित नहीं होता। ऐसे में नाले पर बनी दुकानें पूरी तरह से अवैध हैं। बहरहाल अब इस मामले में क्या जांच रिपोर्ट आती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जीवनी मंडी से दरेसी तक 3 दिवसीय अतिक्रमण अभियान को महज 2 दिन में ही पूरा कर लिया गया, जिसके बाद तीसरे दिन अधिकारियों ने यहां का फॉलोअप किया और ज्यादातर लोग खुद ही अपने अतिक्रमण तोड़ते नजर आए। अधिकारियों का कहना था कि लोग खुद ही तोड़ने में लगे हैं, इसलिए अब यहाँ महाबली की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके अधिकारी भी खासे संतुष्ट नजर आए। कभी आगरा का सबसे बड़ा व्यापारी बाजार कहलाने वाले बेलनगंज बाजार में जब अतिक्रमण अभियान चला तो यहाँ का नजारा पूरी तरह से बदला सा नजर आया। जीवनी मंडी से दरेसी तक चलने वाले अभियान के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया था और तीसरे दिन अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जिसके बाद निगम अधिकारी इस पूरे मार्ग का फॉलोअप करने पहुंचे और लोगों द्वारा तोड़े जा रहे अतिक्रमण को देखा। इतना ही नहीं,
लोगों द्वारा अपने अतिक्रमण को तोड़े जाने से अधिकारी भी खासे खुश दिखाई दिए। पुराने बाजारों में अतिक्रमण का राज क्षेत्रवासियों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी किसी मुसीबत से कम नहीं था। जहाँ पैदल चलना भी कभी मुहाल था, आज वहाँ आप अपने वाहन से फर्राटा भर सकते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतिक्रमण आगरा के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। बहरहाल अब तक जहां अभियान चला वहां का नजारा पूरी तरह से बदल गया और लोग भी अभियान की तारीफ करते नहीं थकते। अभी आगरा में और कई बाजार और इलाके हैं जहां अभियान चलना अभी बाकी है। बिजली कटौती की समस्या से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दक्षिणांचल बिजली विभाग ने शमशाबाद और अछनेरा में 2 नए सब स्टेशन खोले हैं, जिनके खुलने के बाद बिजली घरों में ओवरलोड होने से हो रही बिजली कटौती की समस्या का समाधान हो सके। दक्षिणांचल बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने की समस्या को समाप्त करने के लिए अछनेरा और शमशाबाद ब्लॉक में 2 नए सब स्टेशन का उद्घाटन किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने से होने वाली परेशानी का समाधान हो जाएगा। साथ ही बिजली विभाग के ओवरलोड बिजली घरों को भी राहत मिलेगी। जो शमशाबाद बिजली घर हमारा ओवरलोडेड बिजली घर है, जिससे कटौती करनी पड़ती थी और सप्लाई भी पूरी तरह से नहीं दे पाते थे, उसके 132 kV इसौली बनने से उस क्षेत्र की जो ओवरलोडिंग की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लंबी लाइनें हैं वो छोटी हो जाएंगी। हमारी 33 kV की लाइनें वहीं के क्षेत्र की दूर से नहीं ले जानी पड़ेगी, तो इससे ओवरलोडिंग खत्म हो जाएगी और बेहतर सप्लाई मिलेगी, वोल्टेज ठीक मिलेगी। जो वोल्टेज लंबी लाइनों की वजह से कम हो जाती है वोल्टेज, वो भी जब लाइनें छोटी हो जाएंगी तो वोल्टेज भी अच्छी मिलने लगेगी। अछनेरा की बात करें तो अछनेरा का बिजली घर हमारा 33 kV का अछनेरा का बिजली घर भी हमारा ओवरलोडेड है, क्योंकि उसमें 5 MVA ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ उस क्षेत्र में क्योंकि ट्यूबवेलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो बिजली घर हमेशा ओवरलोडेड रहता है और सिंचाई के सीजन में हमेशा वहाँ वोल्टेज की समस्या आती है और ओवरलोडिंग की समस्या आती है बिजली घर पे, जिससे काट के सप्लाई देनी पड़ती है। तो उसी अछनेरा के क्षेत्र में कचौरा बिजली घर जो बनाया गया है 1:5 MVA का उसमें लगाया गया है। बिजली विभाग ने शमशाबाद के लेसुआ और अछनेरा में सब बिजली घर खोलकर ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से तो निजात दिला दी, साथ ही ओवरलोड बिजली घरों से लोड हटाकर बाकी उपभोक्ताओं को भी राहत देने का काम किया। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बिजली विभाग धीरे धीरे अपने विभाग में आवश्यकता अनुसार नए बिजली घर खोल रहा है और ग्रामीण किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। आरटीओ अधिकारियों ने कमिश्नर की बैठक के बाद विभागीय स्तर पर बैठक में मिले आदेशों पर अमल करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब एक व्यक्ति के नाम पर 2 वाहनों के रजिस्ट्रेशन और 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीयन नहीं हो सकेंगे। वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मंडलायुक्त ने आगरा संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि ताज नगरी में अब एक व्यक्ति के नाम पर एक ही निजी 4 पहिया गाड़ी का पंजीकरण किया जाए, जिससे आगरा में तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही आदेश जारी किए गए हैं कि आगरा में 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण को रिन्यू न किया जाए, जिस पर अमल करने के लिए आरटीओ अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है टीटीजेड के, उसमें हमारे विभाग से संबंधित 1-2 बिंदु थे जिसके विषय में स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है। पहला तो यह है कि निजी वाहन जो कि अपने प्राइवेट यूज में लोग लाते हैं, वो जो वाहन होंगे उसमें से 4 व्हीलर जो वाहन होगा, 2 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर जो होगा वो एक वाहन स्वामी के नाम केवल एक ही गाड़ी पंजीकृत की जाएगी। और इसके अलावा यदि वो परिवार के किसी और सदस्य के नाम कराना चाहे तो वो करा सकता है, लेकिन जिसके नाम कराएगा उसके नाम कोई वाहन नहीं होना चाहिए। ये अभी 4 पहिया वाहनों के लिए लागू किया गया है। आरटीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि आरटीओ विभाग के पंजीकरण खंड को आदेशित कर दिया गया है कि वो निजी 4 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने से पहले जांच लें कि जिस नाम पर वाहन का पंजीकरण किया जा रहा है उसके नाम पर किसी और वाहन का पंजीकरण तो नहीं। साथ ही 31 दिसंबर 2015 के बाद 15 साल पूरे कर चुके वाहनों के पंजीकरण का रिन्यूअल करना बंद कर दें। ये सही बात है कि आगरा में वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और इसके लिए तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या ही है, क्योंकि उनसे निकलने वाला धुआं ही वायु में प्रदूषण फैलाता है। लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर एक ही वाहन का पंजीकरण करने का फैसला क्या इस बढ़ते धुएं को रोक पाएगा? जबकि आगरा के बीचों बीच होकर गुजरने वाले आगरा दिल्ली हाईवे पर हर रोज हजारों छोटे बड़े वाहन खुलेआम धुआं फेंकते नजर आते हैं, जिन पर किसी भी विभागीय अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए उप श्रमायुक्त ने बीते दिनों एक अभियान चलाया था, जिसकी आवश्यकता अब जनता के बीच से सुनाई दे रही है, जिसे गंभीरता से देखते हुए उप श्रमायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को एक बार फिर बच्चों से काम कराने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की प्राथमिकता में बाल श्रमिक भी बहुत ऊपर है और आगरा मंडल को एक बाल श्रमिक बहुतायत वाले जिले के रूप में पिछली जनगणना में चिन्हित किया गया था। तो ये भी हमारी 3 प्राथमिकताओं में था और आते ही मैंने पिछले माह 3-4 दिन लगातार इस पर कार्य किया, जिसमें लगभग 50 से ऊपर बच्चों का चिन्हीकरण हुआ, जिनके सेवा के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और प्रत्येक माह इस तरह की अभियान चल रहे हैं या कार्रवाई चलती रहेगी। और मैं सभी सेवाकों से आग्रह भी करूँगा कोई भी बाल श्रमिक को नियोजित न करे, क्योंकि ये कानूनी अपराध है और इसमें पूरी तरह हमारा विभाग को भी और समाज को भी सहयोग करें। रक्षाबंधन के त्योहार पर भाजपाई मलिन बस्तियों में जाकर बहनों को सुरक्षा बीमा योजना का उपहार देंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी बीमा धनराशि का भुगतान भी बहनों के लिए खुद ही करेंगे। इसके साथ ही बीते महीनों हुए डिजिटल सदस्यता अभियान का भौतिक सत्यापन भी पुनः शुरू होगा। विशेष रूप से 2 मुद्दे हैं। पहला जो संपर्क अभियान चल रहा था, पिछले 10 महीने से जो सदस्यता चल रही थी, उसका समापन का समय आ गया और जो सक्रिय सदस्य बने हैं पार्टी के, जो अप्लाई किए हैं, जो एलिजिबल हैं, उनका सत्यापन शुरू हो गया है। तो इस विषय में क्या करता हूँ, ये बताया गया कि जो कुछ का क्योंकि सत्यापन अभी कल पहला हुआ है, उसमें 236 सक्रिय सदस्य पार्टी की जो नियमावली के तहत फाइनल हुए हैं। बाकी कई भी 11 कार्यकर्ताओं नए एलिजिबल हैं और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके किसी के कुछ फॉर्म नहीं आए, तो अभी डेट अगला सेकेंड जो है टर्म उसका 31 तारीख है। तो इस विषय में उन्हें बताया जा रहा है कि अपना जल्दी से जल्दी जमा कर दें, नहीं तो वंचित रह जाएंगे। दूसरा जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, उस पर माननीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से यह निवेदन किया गया है कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर जो मलिन बस्तियाँ हैं या और बस्तियों में जाएँ या अपनी बहनों को कम से कम एक सुरक्षा बीमा योजना जो 12 रुपये का है, जिसका विवर्ष 2 लाख रुपये का है, वो कम से कम एक दे। बाकी अपना यथायोग कोई 1000, 2000, 10,000 भी दे सकता है। लक्ष्य 11,000 एक लोकसभा क्षेत्र का रखा है। भारतीय जनता पार्टी के 8 महीने से बराबर जनसंपर्क सदस्यता पार्टी कार्यकर्ता को बराबर एक काम बना। अन्य दलों में आप देखते होंगे वो खाली चुनाव के टाइम के अंदर जाके कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता है, एक मजबूत कार्यकर्ता है
जब से पार्टी का निर्माण हुआ और आज तक पार्टी कार्यकर्ता जाके जमीन पे नीचे काम करता है और सिस्टम को सीखता है। इसलिए सदस्यता अभियान से लेके और जनसंपर्क प्रमुख से लेके ये बराबर कार्यक्रम चल रहे हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना है उन योजना को जनता के बीच में जाके ले जाना और खास तौर पर प्रधानमंत्री रक्षा योजना के अंतर्गत जो मेरी बहन है, मेरी पड़ोस की बहन है, उनको मैं कम से कम राखी बंधवाने के रूप में ये मैं उनको गिफ्ट दे सकूं। सरकार द्वारा धर्म आधारित जनगणना के खुलासे के बाद हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर हिंदूवादी नेता काफी चिंतित हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को शिवसेना के जिला मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रमुख ने जिले में घटती हिंदुओं की जनसंख्या पर चिंतन जताते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हिंदू भाई को नगद धनराशि देने की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा 2011 में कराई गई धर्म पर आधारित जनगणना के आंकड़े सरकार द्वारा पेश किए जाने के बाद हिंदुओं की घटती जनसंख्या को देखते हुए हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को शिवसेना के जिला प्रमुख मीनू लवानिया ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंतन जताते हुए देश के प्रधानमंत्री से इस ओर अपना ध्यान देते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। साथ ही शिवसेना के जिला प्रमुख मीनू लवानिया ने प्रेस वार्ता के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि जो हिंदू भाई 5 व 5 से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसे शिवसेना द्वारा 2-2 लाख रुपए की नगद धनराशि का पुरस्कार दिया जाएगा। के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार 2010 से लेकर 2015 तक जिस हिंदू के 5 या 5 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे उनके पास उनका मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम का होना चाहिए। ऐसे हिंदुओं को जो 5 साल के अंदर 5 से 6 बच्चे पैदा करता है उसको शिवसेना 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इनाम करेगी। थाना शाहगंज के पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में बुधवार रात इलाके के दबंगों ने मंदिर महंत पर चाकू से हमला कर दिया। लाठी डंडे और धारदार हथियारों से लैस दबंगों ने पहले दोनों महंतों को जमकर पीटा और उसके बाद महंत अजय पर चाकुओं से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल महंत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शमशाबाद क्षेत्र में संपन्न हुए बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के ऊपर अचानक हमला बोल दिया गया, जिसमें लाठी डंडों और पत्थर का प्रयोग करते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय शील गौतम की गाड़ी तक तोड़ दी गई। दरअसल सम्मेलन के समाप्त होने पर जैसे ही बसपा नेता अजय शील गौतम अपनी गाड़ी में सवार होकर निकले, कुछ लोगों के साथ एक युवक ने उन पर हमला बोल दिया। गुस्साए युवक ने मंत्री से हाथापाई तक कर दी और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 8 लाख रुपए हड़पने की बात कही। में मंत्री थे साहब। हाँ, कौन? ये अजय शील गौतम। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरी जान पहचान इनसे हुई। हाँ। मुझसे कहने लगे बेटा चिंता मत करो, तेरा काम कराऊंगा पुलिस में। पुलिस में जो बहन जी के साधन में 41,000 भर्ती द्वारा निकली वो कैंसिल कर दी। उन्होंने पैसा कह दिया कि आपकी भर्ती निकलेगी फिर करवा दूंगा। कितने पैसे? 4 लाख रुपए पहले लिए थे साहब। मैंने भी कर्जा लेके मैंने पैसा दिया। मेरा ट्रैक्टर खुद का बिक गया। 4 लाख फिर इस शासन में लिया कि मेरे सिप्पल से संबंध है, मैं कराऊंगा। कई बार इन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मैं लखनऊ से जा रहा हूँ, साथ से पैसे लौटा के ला रहा हूँ, मगर इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। अब मैं इतना परेशान हूँ साहब, मरने तक नौबत है। कितने में सौदा हुआ था पूरा? नौकरी कितने पैसे तो मैंने 8 लाख रुपए लिए साहब। इसने सौदा कितने में वापस नहीं करने का? सौदा इनसे मेरा 8.5 में हुआ था। 8,500 एसआई की भर्ती कह रहे थे। एसआई की भर्ती कह रहे थे, एसआई की मैं करवा दूंगा पुलिस में होते। दरअसल ये युवक शमशाबाद क्षेत्र के ही लहरा गांव के रहने वाला था, जिससे पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई, लेकिन ना तो उसका काम हुआ और ना ही पैसे वापस किए गए। बंटी ने बताया कि उसने ट्रैक्टर बेचकर नौकरी के लिए रकम अदा की थी, लेकिन धोखा मिलने से वो मरने और मारने के लिए मजबूर हो गया है। जबकि अजय शील गौतम को बसपा शासन में ललित कला अकेडमी के चेयरमैन बनाते हुए बहन जी ने राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजा था और बाद में वो पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर भी रहे थे। इस घटना से बसपा कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया, जिन्होंने बामुश्किल ठगी के आरोपी मंत्री को वहां से निकाला। थाना बालूगंज के 4 हैट में बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। संघर्ष की सूचना मिलते ही कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। वहीं पुलिस को देख हमलावर मौके से फरार हो गए। बुधवार रात करीब 11:30 बजे बालूगंज के 4 हैट में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। पथराव को देख लोगों में भगदड़ मच गई।
लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। इसी बीच सूचना मिलते ही कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। भारी पुलिस फोर्स को देख दोनों पक्षों के लोग घरों से फरार हो गए। यहाँ एक मिलने वालों का शोरूम है, उधर देखता हुआ आ रहा था। अच्छा, क्या देखा आपने? तो देखा दो पक्षों में दो तरफ से एकदम अचानक ईंट पत्थर फेंकने लगे, पथराव हो गया। मैं भी बचने के लिए भागा एक साइड में। उसके बाद थोड़ी देर में पुलिस आ गई, पुलिस ने आके स्थिति को कंट्रोल करा। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण और मुकेश बघेल के परिवारों के बीच करीब 2 माह से रंजिश चली आ रही है। रंजिश के पीछे लक्ष्मी नारायण की पुत्री को मुकेश बघेल के पुत्र श्याम द्वारा भागकर कोर्ट में शादी करने की बात है। तभी से दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। फिलहाल पुलिस के पास देर रात तक दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं आई। पुलिस अपनी तरह से दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई थी। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।